केंद्र में एनडीए की मोदी सरकार ने मंगलवार से काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही नए मंत्रियों ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है और अपने काम पर लग चुके हैं। लेकिन अब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के सरकार में शामिल होने के बाद नए अध्यक्ष को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? चुनाव के बाद नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद बीजेपी को अब नया अध्यक्ष मिलना तय माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष के लिए कई नामों की चर्चा हो रही है। राजस्थान के सुनील बंसल या महाराष्ट्र के विनोद श्रीधर तावड़े का नाम सबसे आगे चल रहा है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा साल 2019 लोकसभा चुनाव के बाद 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठे थे। उनका कार्यकाल जनवरी 2023 तक ही था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाया गया था। राजनीतिक गलियारों में बीजेपी अध्यक्ष के रूप में कई नाम की चर्चा है। इन चर्चाओं में एक नाम चौंकाने वाला है, वह पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में बिहार बीजेपी के विनोद तावड़े का भी नाम चर्चा में चल रहा है, जो संगठन के अच्छे कार्यकर्ता माने जाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता फग्गन सिंह, हिमाचल प्रदेश के युवा कद्दावर सांसद अनुराग ठाकुर, यूपी प्रभारी के तौर पर विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर चुके सुनील बंसल जैसे नामों की भी चर्चा है। इसके अलावा पार्टी में यह भी चर्चा है कि बीजेपी दक्षिण भारत में विस्तार के मिशन पर काम करे और वहां पर मजबूती मिले। तो कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? कई नामों की चर्चा चल रही है। अनुराग ठाकुर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि अब जेपी नड्डा जी को कैबिनेट में जगह मिल चुकी है, तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कौन बनेगा? काफी नाम हैं जो चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से किस नाम को आगे रखा जाए? देखिए, अभी बिल्कुल भी किसी भी नाम पर विचार नहीं किया गया, अभी तय नहीं किया गया है। इस बात को जान लेना चाहिए। और जहां तक बात है चर्चाओं की, तो चर्चा में कुछ भी मीडिया के द्वारा चलाया जा सकता है, उसका एक प्रकार से कहा जा सकता है, उसके ऊपर ध्यान देने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इन नामों को चला रही है तो ध्यान देने वाली तो बात है, क्योंकि सूत्रों के माध्यम से ही चर्चाएं चलती हैं, सूत्रों के माध्यम से ही खबरें आती हैं। और अगर मीडिया 4-5 नामों को दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं उनमें से ही एक नाम फाइनल भी होगा, जैसा लग रहा है। हालांकि मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जैसे अब की बार अनुराग ठाकुर को मंत्रालय में जगह नहीं मिली है, तो अब शुरू से इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि उनको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो क्या उनके नाम पर भी विचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक इस प्रकार की प्रक्रिया है कि सबको अधिकार दिया जाता है बोलने का, और सबके नाम पर विचार होता है। जब टिकट वितरित किए जाते हैं तब भी सबके नामों पर विचार किया जाता है। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में योग्य है। और जहां तक बात है विपक्ष के लोगों की, उनका केवल एक ही गांधी परिवार का कब्जा होता है। गांधी परिवार ही तय करता है कि क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या कुछ नहीं किया जाना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मिल बैठकर तय किया जाता है। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा निश्चित रूप से तय किया जाएगा और निश्चित रूप से बहुत ही जल्द मोहर लग जाएगी। पिछली बार तो कांग्रेस ने भी गैर कांग्रेसी को, जो मतलब गांधी परिवार से अलग थे, उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को। हालांकि आरोप तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगते रहे हैं उनके ऊपर कि उनका जो रिमोट कंट्रोल है वो सोनिया गांधी के हाथ में है, राहुल गांधी के हाथ में है। जैसा वो बोलते हैं उसी तरीके से वो काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो फिलहाल कमान मोदी जी और अमित शाह के हाथ में है, तो ऐसा कांग्रेस पार्टी भी कहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवारवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जातिवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब लोग ईमानदार हैं, इस बात को जानना चाहिए। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी, परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया जाता है।
तो वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका कोई किसी प्रकार का आधार नहीं है। इनके पास कोई सबूत हो ये बताएं। केवल ये पंकज सिंह जी का नाम बता देते हैं, जबकि पंकज सिंह जी ने अपने मेहनत के आधार पर टिकट पाया। और उसके साथ साथ बात रही गांधी परिवार की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आगे कौन लाया? गांधी परिवार ला। वो किसके करीबी हैं? गांधी परिवार के करीबी हैं। उन्हें रिमोट कंट्रोल से कौन चलाता है, कौन ऑपरेट करता है? वो गांधी परिवार करता है। ये सबको मालूम है। ये किसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसे गुमराह करने का ये प्रयास कर रहे हैं, जनता सब जानती है। जी, एक नाम निकल के आता है बिहार से, पूर्वी चंपारण से, राधा मोहन सिंह जी का। 6 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं वो, और एक बड़े ही दिग्गज नेता माने जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके नाम पर भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है, कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है, और पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। तो आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब लोग योग्य हैं, सबके नाम पर चर्चा चलती है, सबके नाम पर विचार किया जाता है, और निश्चित रूप से बहुत ही जल्द ये सामने आ जाएगा कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अगर हम अनुराग ठाकुर की बात करते हैं, अनुराग ठाकुर को अब की बार मंत्रालय में जगह नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद ये थी कि उनको संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या फिर जेपी नड्डा जी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर उनको फिलहाल कोई जगह नहीं मिली तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस समझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ठगा हुआ कोई महसूस नहीं करता। और जहां तक बात है अनुराग ठाकुर जी की, तो अनुराग ठाकुर जी पार्टी के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, जनता के मध्य में वो लोकप्रिय हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जिन नामों पर मीडिया के द्वारा चर्चा चलाई जा रही है वो चर्चा चला सकते हैं, लेकिन फाइनल अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी अधिकृत रूप से नहीं कहा जा सकता है। और उसके साथ साथ अनुराग ठाकुर जी का जहां तक विषय है, तो निश्चित रूप से वो संगठन के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से राकेश सिंह यादव भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जब आपकी तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना जा रहा था, तो उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी भी तंज कस रही थी और कई तरह के बयानबाजी भी कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी को अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिला, हो सकता है कोई गांधी परिवार से हो। लेकिन अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों पर चर्चा कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी एक तानाशाह की पार्टी है। यहाँ कभी भी आम सहमति से किसी को अध्यक्ष नहीं चुना जाता। अपने सालों से इतिहास देखा है। ये वही इतिहास है जैसे मुगलों का रहा था कि एक को अध्यक्ष को धक्का देकर हटा के दूसरा आता है। अडवाणी जी को हम देख चुके हैं, उनकी क्या हालत की थी जब मोदी जी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद डमी अध्यक्ष नड्डा जी, जिनको उठा के बनाया गया। अब आज भी जो अध्यक्ष बनेगा, जिसको मोदी जी चाहते हैं, वही डमी अध्यक्ष बनेगा। नाम वाम चलना ये सब बीजेपी में कभी होता भी नहीं है। तो जिस तरह की वो बीजेपी के प्रवक्ता बातें कर रहे थे गांधी परिवार की, वो देश सुनना नहीं चाहता, वो देश नकार चुका है। क्योंकि देश समझ चुका है कि जिस तरह की मोदी की गारंटी को नकारा, ऐसी बातों को भी नकार दिया है। अब देश की जनता, देश के युवा ये जानना चाहते हैं कि आपने पिछले 9 साल में जो भी बीजेपी अध्यक्ष दिए, उनकी योग्यता क्या थी, उनकी योग्यता का आधार क्या था, और आज जो बीजेपी अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं, उसकी योग्यता का आधार क्या मोदी भक्ति होगी, या मोदी भक्त होगा, या वो ईमानदार कोई बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा जो जमीन से आया हुआ होगा। ऐसा आंदोलन कभी बीजेपी में होता नहीं है कि कोई जमीन से उठ के आया उसको अध्यक्ष बना दिया जाए। बहुत सारे नेता थे, आपने कृषि मंत्रालय देखा होगा, पिछले 2-1 साल खाली था, फिर नरेंद्र सिंह तोमर बने, जब से चर्चा चल रही थी कि शिवराज जी को सीएम से हटा के कृषि मंत्री बनाएंगे, तो बच्चा जानता था। तो यहाँ जो नेता आगे बढ़ता है, उसके रास्ते में कांटे बोके उसको समाप्त कैसे किया जाता है, ये मोदी जी की नीति है भाजपा में। शिवराज जी को मुख्यमंत्री के रूप में कैसे धक्का देके हटाया गया, किस तरीके से मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ सब जानते हैं। किसी विधायक से नहीं पूछा, यहाँ तक कि नाम की घोषणा हुई तो बाहर बैंड बाजे बनना बंद हो गए थे। जो लोग कार्यकर्ता आए थे वो भी घबरा गए थे, ये क्या हो गया। तो ये वो भाजपा है जो सिर्फ एक व्यक्ति की तानाशाही पे चलती है, और वही व्यक्ति सब कुछ तय करता है। वो अपनी जिद के आगे किसी नेता को कुछ भी नहीं समझता है। बड़े से बड़े नेता का कद छोटा करना ये उनकी परंपरा रही है। पिछले 9 साल में नितिन गडकरी खुद परेशान है, आप देख चुके हैं।
आप महाराष्ट्र के जो सीएम, पहले सीएम थे फिर वो मुख्यमंत्री बन गए उसी राज्य में, ये भी हम देख चुके हैं। ये सब होता है। तो भाजपा संस्कारों की बात करे तो वो तो कहीं से भी उनमें संस्कार है नहीं लोकतंत्र के, क्योंकि लोकतंत्र को वो कायम रखना ही नहीं चाहते। जब देश में नहीं रखना चाहते, संविधान की इज्जत नहीं करते, संविधान को मानते नहीं है, तो फिर अपनी पार्टी में कैसे वो लोग। ठीक है सर। अविरल जी, क्योंकि अब की बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको चुनना है और जो आपके नेता हैं जिनके नाम आगे आ रहे हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अनुभवी हैं और जिन्होंने दूसरे राज्य की जिम्मेदारी संभाल कर वहाँ पर अच्छी रणनीति बनाकर सीटों पर इजाफा भी किया है, वहाँ पर सीटें बढ़ी भी हैं और उड़ीसा में अब की बार सरकार भी बनी है। लेकिन कुछ बातें और हैं, जैसे अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बिल्कुल खराब रहा। इसको देखते हुए आगे की रणनीति क्या होगी? आपको किस हिसाब का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए जो पूरे देश में पार्टी का विस्तार अच्छे से करके वहां पर मजबूती दे सके? तो ये सारी चीजें अब की बार आपको समझनी पड़ेंगी। जी देखिए, निश्चित रूप से विचार किया जा रहा है और उसके आधार पर ही तय किया जाएगा। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, तो ये बिल्कुल गलत आरोप है, बिल्कुल निराधार है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता के द्वारा नरेंद्र मोदी के नाम पर तीसरी बार मोहर लगाई जाती है। इस विषय को देखना चाहिए और समझना चाहिए। नहीं तो आपका मतलब ये है कि सरकार बन जाए, किसी भी तरह बन जाए, जो परफॉर्मेंस रहा उससे कोई मतलब नहीं है। अविरल जी, मेरा सवाल ये है कि आपका जो मतलब है वो सिर्फ इतना है कि सरकार बन जाए, किसी भी तरह बन जाए, प्रदर्शन से कोई मतलब नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अब की बार किस तरह का प्रदर्शन रहा, हमारा दूसरे राज्य में क्या प्रदर्शन रहा। तो ये बातें भी तो समझने वाली है ना, इन पर भी तो चर्चाएं करनी पड़ेंगी ना। नहीं, उत्तर प्रदेश के विषय पर आत्ममंथन चल रहा है निश्चित रूप से। हाँ। और जहां तक बात है मध्य प्रदेश की, हाँ। चर्चा मध्य प्रदेश के विषय पर भी की जानी चाहिए, उत्तराखंड हिमाचल को भी देखना चाहिए, हाँ। बंगाल को भी कांग्रेस वाले देख लें, हाँ। उसके साथ साथ अगर बात करनी है तो गुजरात की भी कर लें, हाँ। छत्तीसगढ़ की भी कर लें, दिल्ली की भी कर लें। हाँ। जहां आम आदमी फैक्टर घूम रहा था, आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का फैक्टर दिखाया जा रहा था, वहां कोई फैक्टर नहीं चला, ये दिख गया। नहीं, देखिए राम मंदिर कहाँ बना? अयोध्या में, तो चर्चा वहां की करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी कहाँ से लड़े? बनारस से, तो चर्चा वहां की करनी पड़ेगी। बनारस से अब की बार 1 लाख वोटों से जीते हैं वो, तो वहां पर ऐसी क्या रणनीति में कमी रही जो इतना कम मार्जिन वहां पर मिला? देखिए, जहां तक बात है अयोध्या की, तो अयोध्या के विषय पर निश्चित रूप से हम आत्ममंथन कर रहे हैं, लेकिन हमने राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा। अगर राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ा होता तो 543 में 543 सीटें आई होती, क्योंकि सब राम भक्त हैं, पूरा देश राम भक्तों से भरा हुआ है। लेकिन जहां तक बात है इलेक्शन कमीशन की, तो उसके नियमों के आधार पर आचार संहिता के जो नियम होते हैं उसका पालन करते हुए बयान हमारे द्वारा दिए गए। अच्छा। उसके साथ साथ संविधान का हमने पालन किया, कानून का पालन किया, उसके दायरे में रहते हुए हमने चुनाव लड़ा। हमने विकास के आधार पर चुनाव लड़ा, विकास के नाम पर चुनाव लड़ा, डेवलपमेंट हमारा मेन इश्यू था। लेकिन जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान विपक्ष के द्वारा किया गया, ये सबने देखा। राकेश जी को जवाब देना चाहिए किस प्रकार से इनकी पार्टी ने हिंदू मुस्लिम अविरल जी बात सुनिए, ये जो हिंदू मुसलमान किया गया ना, ये जो हिंदू मुसलमान किया गया, ये तो मोदी जी की जो पहली रैली थी, जो पहला चरण था ना, वहीं से शुरू हो गया था। वहीं से मुस्लिम शब्द का जो जन्म कह सकते हैं ना इस चुनाव में, तो वहीं से हो गया था। खैर ठीक है, राकेश जी क्या कहेंगे? जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मुझे लगता है कि प्रवक्ता लतीफ और चुटकुले भी सुनाते हैं। वो बोल रहे हैं कि हमने शुरुआत की, अरे जो प्रधानमंत्री मुद्रा, मटन, मुसलमान मकान छीन लेंगे, तो प्रवक्ता ने सुना होगा ना, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये क्या था? हिंदू मुस्लिम भी था ना। राम मंदिर का उपयोग नहीं करा, लेट गया राम मंदिर के लिए, लेकिन भगवान राम ने ऐसा निकाल कर फेंका है वहां से कि अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब जय जगन्नाथ कर रहे हैं, जय श्री राम बोलने में डर लगने लग गया है। इसलिए लगेगा क्योंकि जिसके नियत में खोट होता है, जो देश
के हित में काम नहीं करता है, जो देश को ठगता है, उसका अंत इसी तरीके से होता है। मोदी जी का अंत हो ही चुका है। 2 साल में जो टीडीपी और जनता दल है वो मिलकर उनको ये दिखाएंगे कि उनकी देश में जो तानाशाही की हैसियत अब क्या बची है। किस तरीके से उन्होंने 9 साल तानाशाही की, देश के लोगों को परेशान करा, अनेक दलों के लोगों को परेशान करा, खूब लूटामारी की। अब वो सब समाप्त हो गया है। अब नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू ये उनको बताएंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। जो सीबीआई और ये तोते पाल रखे थे वो सब पिंजरे में वापस चले गए, सब कुछ बंद हो गया है। जो दादागिरी थी वो समाप्त हो गई है। अब बिल्कुल नतमस्तक मोदी जी खड़े हैं, बिल्कुल गुड बॉय जैसा काम कर रहे हैं। यही अगर वो 9 साल करते तो देश का बहुत भला होता, लेकिन अहंकार फिर चढ़ के बोलता। आरएसएस ने भी बोला है, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता इनको मालूम होगा, मोहन भागवत जी ने क्या बोला है, उससे सीख लीजिए, उसको समझिए, उसके बाद चिंतन कीजिए। आरएसएस जैसी संस्था बोल रही है कि अहंकारी मत बनो, इस तरीके से राज मत करो, वो प्रतिपक्ष जो मोदी है उनको विरोधी मत बोलो, प्रतिपक्ष होता है वो। तो सीखिए मोदी जी, मोहन भागवत जी ने आपको पाठ पढ़ाया है, उसको याद कीजिए, उसके बाद लोकसभा में आइए, अपना व्यवहार बदलिए और देश के हित में काम कीजिए। और वैसे भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 2 लोग हैं, वो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे अगर आपने कुछ भी ऐसा काम किया जो देश हित में नहीं। आया जो गाजीपुर लोकसभा सीट से अब की बार जीते हैं, सपा की सीट पर, सपा से अफजाल अंसारी, उन्होंने कहा था कि जो मोदी जी का मैजिक है वो तो खत्म हो चुका है। अगर उत्तर प्रदेश में 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ गई, वो भी योगी जी की देन है। और हमें लगता है कि बिल्कुल उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी एक जो देश का सबसे प्रमुख चेहरा होता है वो ही अपनी सीट पर अगर कमजोर पड़ जाएं तो सीधी सी बात है। और उसके पास जो सीटें, मछली शहर जो 2-3 सीटें हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी हार ही गई। वो तो अपने वोटों में पीछे हो गए थे, 6000 से पीछे चल रहे थे शुरू में। देश के प्रधानमंत्री जो बात कर रहे थे 400 पार, 370 पार, वो खुद के लिए सीट पे संघर्ष कर रहे थे। तो इससे बहुत स्पष्ट होता है कि योगी जी का महत्व वैसे भी इसलिए ज्यादा हो गया है क्योंकि जो भविष्य है और यूपी में जिस तरीके से उनको अपमानित करा है वो ये बताता है कि आने वाला भविष्य योगी जी किसी भी सूरत में पीएम मोदी को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे चुनाव में उनको अपमानित किया गया। ठीक है, तो उसी का नतीजा यूपी में भुगता है। अविरल जी जवाब देखिए, बात कर रहे थे 400 पार की, तो इन्हें अपने लक्ष्य को देखना चाहिए। 295 पार कहाँ गया आपका लक्ष्य? ये 100 पार भी नहीं हुए, ये ट्रिपल डिजिट में नहीं आए। ये जनता का संदेश है, जनता के संदेश को स्वीकारिए। जनता के द्वारा जो संदेश दिया गया है उसे स्वीकारना पड़ेगा आपको। आप आत्मचिंतन कीजिए, अपनी हार का आकलन कीजिए, हमें मत सिखाइए। हमें ज्ञान देने का कोई लाभ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जनता ने बनाया है जी, और सबको नजर आ रहा है, एनडीए की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, इस बात को इन्हें स्वीकारना पड़ेगा। अविरल जी देखिए, पहली बात तो ये कि 400 पार का नारा कांग्रेस ने नहीं दिया था, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। सुन लीजिए, पार कहाँ गया? सुन लीजिए 295 पार सुन तो लीजिए। 400 पार का नारा कांग्रेस ने नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। और अगर 400 पार नहीं पहुंच पाए तो भारतीय जनता पार्टी की कमी है। कांग्रेस ने तो किसी तरह का कोई नारा ही नहीं दिया कि अब की बार हम 56 पार या इतने पार। उनकी तो जितनी आ गई वो उसमें खुश हैं, लेकिन पहले से ज्यादा तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है ना उनकी। बिल्कुल। हाँ, देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार की बात कर रहे थे कांग्रेस वाले, कह रहे थे कि अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे। ये कह रहे थे 295 पार इंडी गठबंधन जाएगा। कहाँ गया 295? बताना चाहिए इन्हें। और भारतीय जनता पार्टी की रही बात, तो भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 400 पार की बात नहीं कही थी। हाँ, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से एनडीए के द्वारा एक लक्ष्य रखा गया था, अच्छा, कि 400 सीटें हासिल करनी है। अच्छा, 400 पार नहीं बोला था? 400 बीजेपी का कहा तो मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, 300 पार हुए कि नहीं हुए?
इस बात को बताइए। हाँ। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी कि नहीं बनी? 270 पार नहीं हुए, 300 पार कैसे हो गए आप? 100 सीट कम हो उससे। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी पीएम ने बोला था। नहीं अविरल जी आप अपने अकेले दम पर क्या सरकार बना सकते हैं? अभी क्या भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले के दम पर सरकार बनाने में सक्षम है फिलहाल? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है, इस बात को इन्हें स्पष्ट करना चाहिए जी। और इंडी गठबंधन पूरा मिलकर भी अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है क्या? ये पूरा इंडी गठबंधन आपकी सरकार कितने दिन चलेगी ये पूछ लीजिए नीतीश बाबू जो टीडीपी से कितने दिन के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कब बाहर होंगे सत्ता से ये बताए। इस बात को याद चुनाव के 1.5-2 साल पहले बाहर हो चुके होंगे। आने वाले जो लोकसभा चुनाव के 1.5 साल पहले सरकार घर बैठ जाएगी और यही दोनों दल बिठाएंगे, ये लिख के रख लीजिए। और देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो ये है कि जो गलतियां आपकी बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से हुई है, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो वो माननी चाहिए। अगर हम अयोध्या की बात करें, अयोध्या में जो गलतियां हुई और अयोध्या के लोगों के साथ जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वहां पर जो कमियां थी उसी वजह से हम वहां पर चुनाव हारे। दूसरा मंथन बनारस की सीट पर भी करना चाहिए। ठीक है, भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे तो उन्होंने क्या किया, वहां पर बनारस में किस तरह की रणनीति बनाई, जो प्रधानमंत्री जी खुद 1 लाख सीटों से चुनाव जीते हैं, तो वो सारी चीजें दोबारा से विस्तार करने की जरूरत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो विस्तार कर ही रहे हैं आप, उनका तो नया नाम आ ही रहा है सामने। मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी तब्दील करने की जरूरत है। अविरल जी बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें विचार किया जा रहा है। और जहां तक बात है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता के बीच में नहीं रह रहे थे जी। अयोध्या की सीट की मैं बात कर रहा हूँ जी, जनता के टच में नहीं थे, जनता की समस्या नहीं सुन रहे थे, ये आरोप विपक्ष के लोग लगा रहे हैं। हाँ। इसीलिए हार गए। कुछ पॉलिटिकल पंडित भी लगा रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से जो आरोप लगा रहे हैं हाँ। कि खंडूर साहिब लोकसभा सीट से हाँ। अमृतपाल सिंह हाँ। खालिस्तानी समर्थक जीतता है हाँ। वो कौन सा जनता के बीच था हाँ। कौन सा उसने विकास किया था हाँ। कौन सा उसने खड़ंजा लगाया था हाँ। कौन सा उसने डेवलपमेंट कर दिया, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया, किस आधार पर जनता ने उसे वोट दी। सवाल ये भी होने चाहिए जी। सवाल सारे होने चाहिए। सवाल ये भी होना चाहिए कि जिस प्रकार से अमृतपाल सिंह को वोट मिली जी। उसका क्या असर होगा, कितने गंभीर उसके परिणाम होंगे, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए अविरल जी, चर्चाएं तो पूरे देश में और पूरी मीडिया में करीबन काफी सालों से सिर्फ बीजेपी की हो रही है। बीजेपी के अलावा किसी और की चर्चा होती नहीं है। लेकिन हमारा जो कहना है, हमारा कहना तो ये है कि जो जिसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, जिसकी सरकार है पूरे देश में, उनकी कमियों को हम बताएं कि भाई ये हुआ और आपको इसमें ये काम करने की जरूरत है। ठीक है, आप उठा के दूसरे मुद्दे को ले आते हैं बीच में कि उन पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, उन पर भी चर्चा होती है, लेकिन हम तो अपनी सरकार के कामों को दिखाएंगे ना सबसे पहले कि भाई आपकी क्या कमी रही है। नहीं, खंडूर साहिब में ऐसा कौन सा विकास किया था अमृतपाल सिंह ने जो जनता ने उसे वोट दे दी? मैं तो केवल ये जानना चाह रहा हूँ। तो वहां पर जनता की पसंद है, जनता किसको पसंद करे, जनता का जनाधार क्या रहे, वो जनता तय करती है ना। अब आपने खूब अपने तरीके से अयोध्या में विकास किया, लेकिन वहां की जनता ने आपको क्यों नकार दिया? क्योंकि ये बात आप मानते हैं कि हमने विकास किया, वहां की जनता नहीं मानती कि विकास किया है। राकेश जी, लास्ट कमेंट। जी देखिए, बहुत अमृतपाल की बात कर रहे हैं, वो एक धार्मिक उन्माद का विषय है जो बीजेपी हमेशा से खेलती आई है। वो दूसरे धर्म से खेलते थे, ये दूसरे धर्म के हैं। ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं। फूलन देवी भी इस देश में चुनाव जीत गई थी तो विकास करके नहीं जीती, तो ये अपवाद होते हैं, ये चर्चा के विषय भी नहीं हो सकते क्योंकि ये अपवाद स्वरूप है, इनका महिमा मंडन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन भाजपा जो चुनाव हारी है उसके बारे में चर्चा इसलिए बार बार होगी कि भगवान राम का मंदिर अधूरा था। 4 शंकराचार्य ने मना करा था कि मंदिर का उद्घाटन अभी ना करें, कंप्लीट हो जाएगा, चुनाव बात करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस मंदिर के बहाने 400 पार जाना चाह रहे थे। पूरी कोशिश थी उनकी, उसको इवेंट बनाया गया, इवेंट बना के पूरा प्रचारित किया गया, लेकिन चारों खाने उस रणनीति में चित हो गए। चित होने के बाद उनके चेहरे के भाव बताते हैं। जिस दिन से रिजल्ट आया बीजेपी कार्यालय का, उनका वीडियो आप देख लीजिए और पिछले चुनाव का देख लीजिए, पिछले चुनाव का अहंकार देख लीजिए और इस बार अहंकार कैसे टूटा वो
चेहरा देख लीजिए। तो ये भगवान राम के नाम से जो लोग खेले थे, भगवान राम के नाम से देश को धोखा दिया था, भगवान राम के नाम से छला था, भगवान राम के नाम से भावनाओं से खेला था, धार्मिक भावनाएं भड़काई थी, हिंदू मुस्लिम किया था, उसका करारा जवाब अयोध्या से मिला, यूपी से मिला। और जहां जहां भगवान राम गए थे वो सारी सीटें ही लगभग ये हार गए, कोई भी ऐसी सीट नहीं बची जब भगवान राम का जिक्र होता है और वहां ये जीत पाए। तो ये इसके बाद भी अगर नहीं सुधरते हैं और ऐसे हिंदू मुस्लिम बांटने की नफरत की राजनीति करते हैं। ठीक है सर, ज्यादा समय की नहीं कमी है, है, देश समय से की बाहर कमी हो है और मैं आप दोनों मेहमानों को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब भारतीय जनता पार्टी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है और उस लिस्ट में कई नाम सामने हैं। अनुराग ठाकुर तक का नाम उस लिस्ट में है, सुनील बंसल का नाम उस लिस्ट में है, लेकिन कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा ये देखने वाली बात होगी। पहले उनके कामों को देखा जाएगा, कामों के हिसाब से कौन सबसे आगे है। अगर हम सुनील बंसल की बात करते हैं तो सुनील बंसल ने उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में उभारा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी खत्म होने की कगार पर थी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।